सबसे पहले तो हम जानेंगे जो बच्चे नए लॉ फील्ड में आए हैं और उनका ख्वाब होता है कि हम जज बने। क्या जुडिशरी के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है? जुडिशरी में क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ लॉ की जानकार होना जरूरी नहीं है। अगर कोई तैयारी करना चाहता है जुडिशरी की, तो उसको शुरू से ही माइंड मेकअप कर लेना होगा। मेंस के लिए कौन कौन से छोटे पॉइंट हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए जब बच्चे मेंस लिख रहे हो तब? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना हो सके, एमसीक्यू जितना हो सके वो बनाए। पीटी ज्यादा डिफिकल्ट है मेंस के तुलना में, मेरा मानना है। जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया और उनका अभी तक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो उनके लिए क्या है और वो कैसे अब तैयारी शुरू करें? थम ठोक खेलता है नर जब पर्वत के जाते पांव पिघल। अगर आप भी जुडिशरी करना चाहते हैं, आपका भी लक्ष्य जज बनना है, क्योंकि जज भारत की सर्वोच्च संस्था है। और अगर आप उस चीज का ख्वाब देख रहे हैं तो आप कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवनारायण सिंह सर हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे जो बच्चे नए लॉ फील्ड में आए हैं और उनका ख्वाब होता है कि हम जज बने, तो वो कैसे शुरू से ही कैसे उसकी तैयारी शुरू कर दें? थैंक यू नीलेश। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बारे में इतना अवेयर हैं, इतना उसके बारे में चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें लोगों को बताई जाए। मुझे लगता है कि जुडिशरी का प्रिपरेशन टाइम मांगता है, समय चाहिए उसके लिए, लेकिन साथ ही साथ डेडिकेशन भी चाहिए। अगर कोई तैयारी करना चाहता है जुडिशरी की, तो उसको शुरू से ही माइंड मेकअप कर लेना होगा कि हमें कुछ समय तक चारों तरफ से दुनिया के सारे इफ बट को हटाते हुए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉब्लम सबको साइड करते हुए, उसको एकदम पिन पॉइंटेड होकर के तैयारी पहले तो करनी होगी। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, तो जो भी बेयर एक्ट से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसमें बेयर एक्ट्स हैं, जिसमें लेजिस्लेशन ने प्रोविज़न बनाया है स्पेसिफिक, उसको बहुत माइन्यूटली एक एक प्रोविज़न को पढ़ना होगा। एक एक प्रोविज़न के को पढ़ते हुए उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालना होगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें जिसको हमें फोकस करना है। बेयर एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट ऑल आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसमें से क्रक्स क्या है, वो कहता क्या है, उसको पहले तो फाइंड आउट करने की एक कला आप में डेवलप करनी होगी। ठीक है। उसके बाद उस बेयर एक्ट को एक बार नहीं, 1000 बार, जितना बार आप पढ़ेंगे उसमें एक नए आइडिया डेवलप होगा। तो इतना बार आप पढ़ें कि उसमें कोई चीज़ बाकी न रह जाए। हालांकि लॉ पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि सारे प्रोविज़न को मैं उतने उस तरह से जानता हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली लर्निंग प्रोसेस, तो थ्रू आउट लाइफ वो चलते रहता है। बट उसके हिसाब से इतनी बार उसको पढ़ लेना चाहिए कि वो सारी चीज़ें उसको लगे कि अब मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। सो पहले तो बेयर एक्ट को बहुत माइन्यूटली देखना होगा। उसके बाद जैसे ही वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा, साथ साथ बेयर एक्ट रखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाए, देखे कि जहाँ भी जनरली किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सो सामने में जब बेयर एक्ट उसको होगा, मिलान कर लेगा कि इस सेक्शन को नॉर्मली अगर पढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देख करके फिर से बेयर एक्ट पढ़ेगा, तब उसको आइडिया डेवलप होगा कि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। तो पीटी के लिए तो इस तरह से उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना हो सके, एमसीक्यू जितना हो सके वो बनाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, बेयर एक्ट पढ़े, उसका रिवीजन करते रहे। जहाँ तक मेंस की बात है, तो मुझे लगता है कि मेंस में पहले तो कि 3-4 बुक जितना हो सकता है ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, मुझे लगता है कि वहाँ से ही शुरू कर देनी चाहिए, और उस समय से ही इतना डिटेल आप नोट्स बना लें किसी टॉपिक पे। पीटी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेंस के तुलना में, मेरा मानना है, क्योंकि पीटी में का एरिया बहुत अनलिमिटेड होता है। हालांकि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, बट मेंस में फिर भी आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकते हैं। इतना आपका अनुमान होता है, और लगभग ये अनुमान होता है कि इस सब्जेक्ट में से इतना ही क्वेश्चन लगभग बन सकता है, बट पीटी के लिए वो नहीं लिमिटेशन माना जा सकता है। ठीक है। सो जब मेंस की तैयारी करनी हो तो उसको एक डिटेल पहले तो नोट्स बना ले, 4-5 बुक कंसल्ट करके 5-7 पेज में, और उसके बाद हर एक शॉर्ट इंटरवल के बाद उस नोट्स से ही पढ़ना शुरू करे वो, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हों।
अब जब उसको पढ़ना शुरू करेगा, एक बार पढ़ेगा तो उसमें से 10% कम करेगा, दूसरी बार फिर पढ़ेगा तो उसमें 10% कम होगा। सो धीरे-धीरे 4-5 बार पढ़ने, 6 बार पढ़ने के बाद, पढ़ने का मतलब कि उसको याद करने के इरादे से उस हिसाब से पढ़े। इतना कंसाइज़ हो जाए कि उस पूरे नोट का स्ट्रक्चर उसके नज़र में, उसके ध्यान में वो 5 पॉइंट में आ जाए। और मैं हर बार बच्चों को ये बोलता भी हूँ कि जब आप नोट्स बनाएँ तो इतना छोटा पॉइंट हो कि वो एक एक क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 पॉइंट्स में रखें, 5 लाइन में या कहिए 10 शब्द में हो। 10 शब्द देखें और आपके पास वो पूरे स्ट्रक्चर तैयार हो। बाकी चीज़ आपकी सारी दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जब मेंस में आप जाएँगे वहाँ पर आपके पास 3-4 सब्जेक्ट एक पेपर में होता है। उसमें रिवीजन करने का आपके पास टाइम ही नहीं है ना? तो उस केस में आपको इतना माइन्यूटली याद करने किए रहना होगा आपको कंटेंट के ये वर्ड देखने के बाद हमें आगे क्या एक्सप्लेन करना है। उससे क्या होगा कि अगर शॉर्ट नोट आता है तब भी आप क्रक्स लिख लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग नोट आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तब भी आप उसको इलेबोरेट करने के लिए आपके पास कम से कम कॉन्क्रीट है कि एक्चुअली वर्ड है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, सो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लॉन्ग नोट्स को समराइज करते 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 एकदम पॉइंट वाइज उसको ले आना है, 5 7 10 पॉइंट में उसको ख़त्म कर लेना है इस तरह से। और हर बार उस शॉर्ट पॉइंट को देखिए और दिमाग में कैलकुलेट करिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है। एक मान लीजिए हेडिंग बना दिए सिर्फ केसेज, अब इसमें केसेज में 2 शब्द लिख दीजिए। एक केस में प्लेंटिव 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 लिखते जाइए, दूसरा पार्ट हो सकता है आपको खुद ही याद रहे। उसमें कंटेंट क्या है, उस कंटेंट का फैक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो एक शब्द उसमें से याद करने लायक चूज कर लीजिए कि कौन से वर्ड उसमें हम मतलब पढ़ेंगे जिससे कि हमको पूरे उसके फैक्ट और डिसीजन तक पता चल जाएगा। एक एक दो दो शब्द से ऐसे इंडिकेट आपको करना चाहिए। और इस तरह से जब आप शॉर्ट नोट को दिमाग में स्केलेटन में तैयार कर लेंगे, स्केलेटन उसका तैयार कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है रिवीजन भी आसानी होगी और तैयारी उसकी फिर आप हैप्पीली लिख पाओगे, उसको हाँ अच्छे सर। से लिख पाओगे। सर ये बात तो था, उसके लिए जो फर्स्ट ईयर से वो तैयारी करने पे जुट गए हैं। अब सवाल आता है जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया और उनका अभी तक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो उनके लिए क्या है और वो कैसे अब तैयारी शुरू करें? इसके लिए फर्स्ट ईयर से ही मैं जैसा बताया कि फर्स्ट ईयर से ही बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत पिन पॉइंटेड सेंटर्ड होना होगा। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो उसको अपने टाइम को मेरे हिसाब से 2 भाग में बाँट लेना पड़ेगा। एक तो क्लास की टाइमिंग है ही, घर का जो बेसिक टाइम बाकी जो बचा हुआ टाइम है अदर देन क्लास, उसमें से उसको 2 हिस्से में बाँटना पड़ेगा टाइम को। एक तो प्योरली लॉ पेपर पे देना चाहिए उसको, कंप्लीटली जो लॉ पेपर पे हम कितना टाइम दे पाएँगे कि उसके पूरे को रिवाइज़ कर लें। और थोड़ा बहुत मेरा मानना है कि 10% टाइम आप जीके जीएस के लिए अभी से निकालना शुरू कर दीजिए कि क्योंकि जब तक आप 5 साल में एलएलबी करेंगे तब तक क्या होगा कि जीके जीएस अगर आपके पास कुछ होगा भी वो ख़त्म हो जाएगा। हमें जुडिशरी में क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ लॉ की जानकार होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको जीके जीएस भी जानना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। आप लॉ में विद्वान बन जाइए वो मायने नहीं रखता है। अल्टीमेटली अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस पे भी फोकस करना होगा। तो उस केस में मेरा मानना है कि पहले साल से ही 10% 20% टाइम आप जो जीके जीएस के लिए दीजिए और बाकी के लिए सब्जेक्ट में मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया या टॉट पढ़ाया गया, तो आप यहाँ से जाने के बाद जो क्लास नोट है उसको एक बार रिवाइज करिए और अगला कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा उसको एक बार देख लीजिए रफली। मुझे पता है कि जो बच्चे को टॉपिक कवर नहीं किया गया वो नहीं समझ में आएगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या जो, बट एक देखिए तो कि है क्या। एक बार वो बेयर एक्ट अगर है तो बेयर एक्ट को एक बार रीड आउट तो कर लीजिए बस। इतना करके अगर आप पाइएगा, यानी यहाँ क्लासरूम आने के बाद फोकस्ड क्लास में तो होना ही पड़ेगा, आपको क्लास को अच्छे से सुनना पड़ेगा। और यहाँ से जाने के बाद आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इस समय मुझे जीके जीएस 1 घंटे के लिए देख लेना है, बाकी टाइम में इतने ये सब्जेक्ट पे इतने ये सब्जेक्ट पे टाइम देना है। प्रीवियस क्लास को हम कितना देर टाइम देंगे और आने वाले क्लास के लिए हम कितना टाइम देंगे। सो इस तरह से जो डिवीजन टाइम का कर लिया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई चीज़ है ही नहीं, प्राइसलेस है ये। तो जो समय का वैल्यू करना सीख जाएगा ना फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही, फिर उसको कोई बाधा नहीं आने वाली आगे समय में। तो उसको उस समय से ही फोकस करना होगा और एक एक सब्जेक्ट को बहुत माइन्यूटली उसी समय से देखना होगा। मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके वो टॉपिक कवर हुआ,
उसके एमसीक्यू को आप एक बार देख लीजिए। एमसीक्यू का बुक आप पहले से ही ले आइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिए कि उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो ड्यूरिंग क्लास आप टीचर से पूछ लीजिए, सारी क्लियरिटी वहीं हो जाएगी, कोई कोचिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत फिर नहीं होगी आपको। सर जैसा कि आजकल के बच्चे कोचिंग की तरफ बहुत भागते हैं, तो क्या जुडिशरी के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है या फिर स्वाध्याय बहुत है, अगर जुडिशरी करना चाह रहे हैं तो? देखिए, इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्वाध्याय बहुत है, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, आपकी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी हुई है। अगर आपके रेगुलर क्लासेज हुए हैं, सारे सब्जेक्ट को कवर किए गए हैं प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि और अगर बच्चा शुरू से फ़ोकस्ड है, तब मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो वो सारे सिलेबस हैं जो जुडिशरी में आते हैं। हम लोग भी जो यहाँ पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर टॉपिक कवर हैं जो जुडिशरी में जनरली आते हैं। मेबी एक दो टॉपिक ऐसा छूटा हो रेयरली, अदरवाइज़ 99% टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सो वैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जहाँ रेगुलर क्लासेज है और बच्चा अटेंटिव है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की कोई ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कि आप साइड से कर रहे हैं या कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ बहुत रेगुलर टीचिंग नहीं हो रही है, थोड़ा इंटरवल पर है, या फिर शायद आप उस समय फोकस नहीं कर पाए ड्यूरिंग योर क्लासेज, तब उस केस में ऑफ कोर्स कोचिंग अगर ज्वाइन करता है तो थोड़ा बहुत तो गाइडेंस मिल ही जाता है, ज़रूर मिलता है। और कम से कम जो कोचिंग में आपको क्लास दे रहे हैं वो हो सकता है कि आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो। जैसे हम लोग क्लास में हैं तो क्लास में बहुत सारी चीज़ बच्चों को बताते हैं कि इसमें इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास किए ही नहीं, तो हो सकता है कि उस समय आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ें, कैसे कॉलेज से पढ़ें और कितना आप फ़ोकस्ड रहें। कई बच्चे तो कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद भी बहुत फ़ोकस्ड नहीं होते हैं, तो वो फिर बदनाम करेंगे कि कोचिंग में हम गए, फिर भी नहीं मेरा हुआ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि फ़ोकस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो यूनिवर्सिटी तो मायने थोड़ा रखता है, बट उससे ज़्यादा फ़ोकस उसका होना चाहिए, मुझे लगता है। सर सबसे ज़्यादा दुःख बच्चों को होता है फ्री हुआ और मेंस नहीं हुआ। तो मेंस के लिए कौन-कौन से छोटे पॉइंट हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए, जब बच्चे मेंस लिख रहे हों तब? मेंस के लिए मुझे लगता है कि पॉइंट वाइज़ जो राइटिंग है वो मायने रखती है। आप किसी भी कंटेंट को मैक्सिमम पॉइंट में डिवाइड करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब अगर एक टॉपिक मान लीजिए आप बुक में पढ़े और 4 पेजेज़ में वो कंटेंट है, बट क्या उस 4 पेजेज़ के कंटेंट को हम पैरा वाइज़ भी कुछ हेडिंग डाल सकते हैं क्या? क्या उसको हम कोई एक अगर देना होगा कि इस पैरा को नॉमिनेट करिए, नाम बताइए, इस पैरा को हम क्या हेडिंग डालें, तो क्या आप चूज कर सकते हो 2-4 वर्ड जिससे कि उस पैरा को हम डिफाइन कर सकें? उसी तरह से हर पैरा को, यानी हर टॉपिक को हेडिंग के बाद सब हेडिंग बनाने की कला आप में आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप लिखते हो वो कंटेंट, तो अंदर में जो एग्जामिनर है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक एक लाइन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के बेसिस पे उसको इतना तो जरूर पता चल जाता है कि शायद इसमें ये लिखा होगा, शायद इसमें ये लिखा होगा। सो अगर बहुत फास्ट में भी अगर वो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है, तब भी वो कंटेंट को कम से कम दिमाग में आ ही जाता है कि अच्छा लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए, हेडिंग ही दिया है तो ज़रूर उसमें वही चीज़ लिखा होगा। कभी-कभी उसमें नहीं भी आप उसको लिखते हैं, तो वो उसका कभी फ़ायदा कभी-कभी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप हेडिंग बनाइए, जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज़ चीज़ों को लिखेंगे, उतना ज़्यादा वो एग्ज़ामिनर को आप कन्विंस कर सकते हैं, मतलब कंपेल कर सकते हैं देखने के लिए कि आप देखिए इसको। दूसरी चीज़, जब आप लिखें तो जहाँ-जहाँ मेन पॉइंट है, जहाँ-जहाँ अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप हाइलाइट करने की भी कोशिश करिए। या तो थोड़ा उसको बोल्ड लिखिए, या तो पूरा उसको कैपिटल वर्ड्स में लिखिए, कुछ ऐसा, या हो सके तो अंडरलाइन कर दीजिए। सो आप अट्रैक्ट करिए उसके माइंड को कि कम से कम यहाँ आप एक नज़र डालिए, दीज आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है ना? तो उस केस में एग्जामिनर है जो आपको हर हाल में जो एक होता है कि शायद उसको ध्यान नहीं पड़ा, एग्जामिनर को ध्यान नहीं पड़ा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब डिस्कस थे, तो इसमें आपकी भी गलती है। अगर आप हाईलाइट नहीं कर रहे हो, उसको पॉइंट आउट नहीं करवा रहे हो, तो फिर कभी एग्जामिनर फास्ट होगा तो शायद नहीं भी ध्यान करेगा, वो स्किप हो सकता है। तो इसमें आपको हाईलाइट करना चाहिए और पॉइंट वाइज और सब हेडिंग हेडिंग करना चाहिए, मुझे लगता है। सर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं जब तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि जुडिशरी टाइम बहुत माँगता है, तो उनके लिए क्या कहिएगा, और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए उन बच्चों को खासकर?
मुझे लगता है कि हालाँकि ये एज़ ए लॉ प्रोफ़ेसर मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, बट लाइफ़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ज़रूर उसको कहना चाहूँगा कि हर लाइफ़ के हर फ़ील्ड में कुछ न कुछ चैलेंजेज़ होते हैं, हर फ़ील्ड में कुछ न कुछ स्ट्रगल है और उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि बच्चा को आधा घंटा 40 मिनट कम से कम अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी और माइंड फिट होगा तभी वो अच्छा कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि योग वगैरह अगर सुबह उठ कर के करे तो उससे और सेल्फलेसनेस की भावना जब उसमें आ जाएगी कि चलो मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी ही है, मुझे किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एग्जामिनर मुझे कितना देगा नहीं देगा। मेरी मतलब कर्मण्येवाधिकारस्तु आप जानते हैं, आप अपना कर्म करिए। मुझे लगता है कि कभी न कभी उस पर फोकस या तो गॉड या फिर आपका मेहनत, वैसे मैं मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जब मेहनत आप करेंगे तो सारे कायनात है जो आपको मदद करने में आगे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत योगासन करिए और मेंटल पीस वैसे लोगों से डिस्ट्रैक्ट जो करता हो वैसे लोगों से दूरी बना के रखिए। अगर पॉसिबल है तो आप ग्रुप में डिस्कशन करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो स्वाध्याय करिए, अपने से पढ़िए। वैसे सारे लोग को एकदम एक्सक्लूड कर दिए सोसाइटी से जो आपको बाधा बन सकते हैं या जो आपको कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अभी आपका पर्पज़ लोगों से रिलेशन बनाना नहीं है। ये कोई नहीं जानता है कि आप मतलब बहुत अच्छे बिहेवियर वाले हैं, बहुत अच्छा नेचर है, लोगों से हमेशा मिलता है तो हमेशा बात करता है, ये मायने नहीं रखता है। अभी आप स्टूडेंट हैं, आप सोशल रिलेशन बनाने के लिए नहीं, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्यूटी बनती है कि आप कैसे अपने टारगेट को अचीव करें। तो उसके लिए जो-जो बाधाएँ आपको रास्ते में मिलती है, उन सबों को दूर करिए, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, अदर देन पेरेंट्स। अगर लगता है कि इन सबों से कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो मुझे लगा दोस्त है, अगर अच्छा है, मदद कर रहा है पढ़ाई में, लेकिन अगर मदद से ज़्यादा वो पुल कर रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है, तो उससे दूर करिए और बिल्कुल कंसंट्रेट होइए, सेल्फ सेंटर्ड होइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवनारायण सर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आप जुडिशरी प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप जुडिशरी क्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।